चलो गुड मॉर्निंग। स्लाइटली अजार्ड इन द सेंस कि थोड़ा सा आज लॉगिन के कुछ कांड हो गए। चलो कोई नहीं। तो still some of them are online. चलो गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग मैसेज फ्रॉम गर्व, हर्षित, श्रेयसी, अर्नव हैज अ क्वेश्चन एंड दैट इज पिछले चैप्टर में एक डाउट था, चलो पूछ लो। ऋषभ जैन, पार्थ बंसल, देहम से इसके हर थर्सडे को प्रॉब्लम होता है। इज दैट सो? अच्छा, थर्सडे को जनरली क्या होता है, मैं जनरली सुबह जैसे आज भी सीपीटी के लिए लॉग इन करता हूँ एंड देन आई ट्रांसफर इट टू समबडी एल्स। आई डोंट थिंक दैट वुड बी अ प्रॉब्लम। मुझे नहीं लगता है वो कोई प्रॉब्लम होता होगा, है ना। अर्नव लास्ट की कौन सी डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्व करना है कोलिजन में, ये मुझे पता नहीं चल पाता है। ओके, वो तो मैंने बताया था शायद, अगर याद होगा। इज दैट पहले देखो कि नेट फोर्स किस तरफ आ रहा है। तो नेट फोर्स जिस तरफ भी आ रहा है ना, उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्व। नाउ दैट्स इन ब्रीफ है, सी इन विच डायरेक्शन इज द नेट फोर्स, उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं, ठीक है ना। दैट्स द जनरल स्टोरी। इसका मतलब क्या हुआ कि जनरली हॉरिजॉन्टल ग्राउंड पे अगर कोई सिस्टम रखा हुआ है तो जनरली हम लोग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, और पूरे सिस्टम को लेके कंसीडर कर रहे हो तो जनरली हम लोग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्व कर रहे हैं। व्हाट इज द रीजन? रीजन बीइंग दैट कि सारे फोर्सेस वर्टिकल हो गए, एक्सटर्नल वेट और नॉर्मल एक्शन सब वर्टिकल। इन दैट केस क्या होगा ना, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्व कर लो। सो दैट इज व्हाट इज जनरली डन, ठीक है ना। चलो, some form is being talked about. Yes, sir. Okay. Ansheski, Aparna ma'am talking about some registration which was over already. Do you know anything about it? Well, I'm not aware. Registration इस वक्त कई सारे हैं। अभी शायद KVPI का भी रजिस्ट्रेशन होगा और भी एक दो का चल रहा है। सर मैम ने कहा था स्कूल जाके रजिस्ट्रेशन। अच्छा, तो एक बार पता कर लो ना। I mean, just maybe send a message to her. I think she will just give a one-liner answer कि किस चीज का है। और बहुत सारे होते हैं ना, तो लाइक इट्स वेरी डिफिकल्ट टू पिनपॉइंट कि व्हिच वन शी इज टॉकिंग अबाउट, ठीक है ना। तो मे बी जस्ट इंक्वायर, शी विल गिव द आंसर, डोंट वरी, ठीक है ना। अर्नव स्कूल रजिस्टर करेगा या फिर हमें खुद करना है? ये देखो, लास्ट ईयर तक तो करते तो बच्चे खुद ही थे, लेकिन वो जो ना कंप्यूटर लैब में जाके कर लेते थे। स्कूल में इतना ही होता था, अभी तक तो ये होता था। अब इस साल तो कंप्यूटर लैब में बच्चे एक्सेस कर नहीं रहे, तो मे बी यू हैव टू डू इट ऑन योर ओन फ्रॉम योर होम ओनली, ठीक है ना। बट फिर भी क्योंकि इस बार सिचुएशन थोड़ा अलग है, तो आई थिंक एक बार रविचुक सर से जो है ना कंसल्ट करना ठीक रहे, ठीक है ना। बिकॉज ही इज ओवरसीइंग दिस थिंग। आई मीन, तो लाइक मे बी जस्ट एक्चुअली ना, व्हाट आई वुड सजेस्ट इज दैट ये ना क्लास वाइज देखना, कई सारे छोटे छोटे ऐसे प्रॉब्लम्स आएंगे। तो आई वुड विश दैट इफ समबडी कैन टेक द रोल ऑफ, आई वोंट लाइक टू यूज द वर्ड मॉनिटर, वो सुनने में अच्छा नहीं लगता है और कोई बनना भी नहीं चाहता है। बट मे बी समबडी कैन टेक द लीड एंड जस्ट इन्फॉर्म रवि सर की इस बार केवीपीआई के लिए क्या स्कूल से करना है या हम खुद करेंगे, ठीक है ना। द प्रोसेस इज इजी एज सच, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। बट वो है कि अगर पिछले साल क्या होता था ना कि स्कूल में ही बैठ के वो कंप्यूटर लैब में जाके सब इकट्ठे बैठ जाते थे, फटाफट अपना लॉग इन करके, कहीं अड़चन होता था तो वहीं पे ऑन द स्पॉट सॉर्ट आउट करके फिर कर देते थे। दैट यूज्ड टू बी द प्रोसेस। अब इस बार क्योंकि मामला थोड़ा अलग है, तो स्कूल में एक्सेस नहीं है, तो आई डोंट नो, कुछ ऐसे भी तो हो सकता है कि जैसे मान लो तुम लोगों ने अपना डिटेल्स दे दिए फॉर्म भर के एंड दे फिल इट अप ऑन योर बिहाफ, ये भी हो सकता है। और नहीं तो हो सकता है कि घर में तुम लोग को खुद करना पड़े। तो आई थिंक बिकॉज द सिचुएशन इज डिफरेंट, आई थिंक रवि सर वुड बी द बेस्ट पर्सन टू एक्सेस। और उनको जस्ट कोई एक जने करो। अब सब लोग अगर इकट्ठे मैसेज कर दो ना, तो वो भी थोड़ा सा इरिटेटिंग हो जाता है कि इतने सारे आगे, है ना। तो मे बी somebody one of you can volunteer and just inform him that this is the situation, so what can be done, ठीक है ना। मेरे साथ जब कम्युनिकेशन होगा तो मैं भी बता दूंगा, ठीक है। इनफैक्ट क्लास के बाद ही बता दूंगा सर। सो मैं आस्क्ड कि डिलीटेड, हाँ कोई सर जो असाइनमेंट्स मिल रहे हैं स्कूल से, हाँ सर इनका वो लेवल जो पेपर आएगा उसके बराबर है, फिर अच्छा वाला लेवल है जो नहीं,
पेपर से तो कोई मतलब ही नहीं है, पेपर जो आने वाला है वो तो मैंने पहले बोला स्कूल लेवल का पेपर है। तो सर असाइनमेंट कौन से लेवल के हैं? ये तो डाउन पेपर होगा जो स्कूल में आने वाला है। जो असाइनमेंट्स मिल रहे हैं वो ठीक ठाक लेवल, मतलब मेंस एडवांस उसी लेवल की, ठीक है ना। बट जो पेपर आने वाला है, जो अभी 10 दिन बाद आने वाला है, अब तो शायद 10 दिन भी नहीं रह गए, तो वो तो बहुत इजी लेवल का, डोंट वरी ऑन दैट, ठीक है ना। आई थिंक आई हैव मोर और लेस आंसर्ड। सोम हैज आस्क्ड कि सर डिलीटेड सिलेबस पेपर में आ रहा है क्योंकि पैरेलल एक्सेस थ्योरम डिलीटेड सिलेबस में है। सो यू आर वेरी राइट। आई मीन आई एम लिटिल सरप्राइज्ड कि कैसे सिलेबस डिलीशन करते हैं। मैंने देखा कि सिलेबस से उन्होंने ऐसे चीज डिलीट कर दिया जिसके बगैर उस चैप्टर का कोई अस्तित्व ही नहीं रहेगा। आई मीन जैसे रोटेशन चैप्टर में अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया हटा दो ना, अभी तो तुम लोग रियलाइज नहीं कर रहे हो शायद, आई डोंट नो, बट जब चैप्टर खत्म होगा तो तुम रियलाइज करोगे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना इंटीग्रल पार्ट ऑफ द चैप्टर, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिलेटेड डिस्कशन ही उन्होंने सिलेबस में से हटा दिया। तो therefore we are not going to do that. We are going to cover this chapter as one entity as it used to, ठीक है ना। और वैसे भी 11th है तो इतना कोई सिलेबस का इशू नहीं है ना। तो अदरवाइज ना वो चैप्टर का सब आधा अधूरा होता है। विदाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिस चैप्टर इज ऑलमोस्ट लाइक अ फिल इन द ब्लैंक काइंड ऑफ, तो वो पॉसिबल नहीं है। इसलिए हमने तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया सब कुछ किया है, थोड़ा सा और आज डिस्कस करके वी विल वाइंड अप द टॉपिक। आई मीन मोमेंट ऑफ इनर्शिया कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, ठीक है ना। तो बट स्टिल वी कैन नॉट लीव द टॉपिक जस्ट बिकॉज कि इस साल के लिए उन्होंने उसको आउट ऑफ सिलेबस कर दिया। बट लेटेस्ट से तुम लोग एग्जाम दोगे अगले साल के अगले साल, है ना, 2021 में भी नहीं दे रहे हो, यू आर गिविंग इन 2022। अब उस साल के जेईई एडवांस्ड में जो सिलेबस आएगा उसमें ये सब टॉपिक्स नहीं आएंगे, इसका क्या गारंटी है। तो देयरफॉर लेट्स नॉट टॉक अबाउट सिलेबस एंड ऑल। आई एम वेरी क्लियर कि हमें सब कुछ करना है। कोई भी चीज छोड़ छाड़ के करेंगे तो इन दैट केस वो सारा इनकम्प्लीट रह जाएगा। और 2 साल बाद जेईई एडवांस वालों को दिमाग में क्या सूझेगा, क्या सिलेबस होगा, यू नेवर नो। तो उस समय ये जो गैप्स हम अगर हम छोड़ देंगे तो दैट वुड नॉट बी वेरी वेरी वेलकम, इसलिए हम गैप्स नहीं छोड़ेंगे, ठीक है ना। चलो यस यस ऑफ कोर्स अरियंत वी विल, ठीक है ना। चलो आई थिंक दैट्स इट। Okay, Sania, it seems he has already taken the lead, and it seems that she has asked Ravi sir what to do. So as I said, last year तक क्योंकि स्कूल में वो लैब फैसिलिटी कंप्यूटर लैब वगैरह था तो बच्चे बैठ जाते थे कंप्यूटर लैब में, वहीं पे भर देते थे फिर एंड सो ऑन। बट उस समय इस बार क्योंकि वो फैसिलिटी नहीं है, she has it seems की मैसेज्ड रवि सर and he has responded. So like I'm making it public for all of you so you can do it. क्योंकि I think 5th या 4th के आसपास लास्ट डेट है, तो you have to fill the form yourself this time, ठीक है ना। स्कूल के लिए मुश्किल है क्योंकि स्कूल अगर तुम्हारे बीएफ पे भरते हैं तो कहीं अगर एक आध भी स्पेलिंग मिस्टेक हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू क्रिस क्रॉस एंड चेक फॉर सो मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स, ठीक है ना। तो देयरफॉर अच्छा एक स्पेलिंग मिस्टेक होता है, ये गवर्नमेंट टाइप का एग्जाम, एक मिस्टेक होता है ना तो उसको ठीक करने के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे। तो देयरफॉर we are, you know, maybe the school is also, that's why not wanting to take the risk. I think it's okay. I mean, it's a form you can just fill up in few minutes. तो खुद से भरना है, that's the final word. Thanks to Sanya, we already have somebody who had taken a lead. हर्षित्या यशु को बना दो लीडर, हर्षेश की यशु को बना दो लीडर। चलो इस बार का तो लीडर ऑलरेडी सानिया बन चुकी है। So you have the answer now. So maybe from next time Yashu, if you volunteers, no problem. Yes, भव्य क्लासरूम में जो असाइनमेंट है उसी के बारे में बात चल रहा है। अंश asked कि वो एलेन का टेस्ट सीरीज, इट इज स्टिल इन द प्रोसेस, थोड़ा सा रुक जाओ। इन एनी केस एलेन का टेस्ट सीरीज के अभी 11 का भी जस्ट स्टार्ट होने वाला है, आई थिंक नेक्स्ट मंथ और समथिंग लाइक दैट। तो इन एनी केस यू वोंट मिस मच, डोंट वरी। और अगर एक आध टेस्ट हो भी जाता है तो दैट विल बी हेल्प फॉर यू स्पेशली, सो डोंट वरी ऑन दैट। बट इट्स ऑन द पाइपलाइन, टॉक्स आर गोइंग ऑन, तो देयरफॉर जैसे ही उनके बीच के टॉक हो जाता है, डिसीजन हो जाता है, तो हो जाएंगे। एक्चुअली मैं बता दूं कहाँ पे अटक रहा है। पहले क्या होता था कि संडे वाज देयर ओरिजिनल टेस्ट डेट, हो गया, और संडे सब लोग बिजी रहते हैं, कोई फिटजी ज्वाइन किए हैं, कोई नारायणा, कोई कुछ, कोई और व्हाटएवर, तो बिजी हो जाता है, और उसी टाइम टेस्ट होता है। सो लाइक यू कैन नॉट अटेंड बोथ। तो देयरफॉर एलेन का जिस समय एक्चुअल टेस्ट होता है वो हो नहीं पाता है स्कूल के हिसाब से, ठीक है। इनफैक्ट इस साल के 12th के स्टूडेंट्स को भी यही प्रॉब्लम आ रहा है। क्यों? क्योंकि दे आल्सो हैव अदर क्लासेस ड्यूरिंग दैट टाइम, सो दे आर हैविंग टू मिस द टेस्ट। अब पैसे भी दो, टेस्ट भी मिस करो, फिर फायदा क्या? है या नहीं?
तो स्कूल ने एक सोल्यूशन निकाला था जो कि लास्ट ईयर तक चलता था, एंड दैट इज दे स्कूल यूज्ड टू होल्ड द सेम ऑनलाइन टेस्ट, एक दो ऑफलाइन भी होते थे, कुछ ऑनलाइन, सेम ऑनलाइन टेस्ट स्पेशली ऑन मंडे, कनेक्टिंग टू एलएन सर्वर ऑन मंडे। तो उन्होंने एक अरेंजमेंट किया। अब इस साल तो वो भी नहीं हो पा रहा है ठीक है ना, यानी स्कूल के सर्वर भी यूज नहीं कर पा रहे हो, और संडे भी नहीं दे पा रहे हो जो एक्चुअल टाइम ऑफ द टेस्ट है उनका। तो नाउ व्हाट वुड बी द मोडालिटीज, तो वो अभी वर्कआउट हो रहा है। तो वंस इट इज फाइनलाइज्ड, आई मीन यू विल बी गिवन अ इंटीमेशन। सो जस्ट वेट फॉर मे बी वीक 10 days, ठीक है ना, इट इज इन ड्यू कोर्स ऑफ डिस्कशन। ओम सेज कि मैंने तो ओपनिंग डे पे सुबह उठ के सबसे पहले रजिस्ट्रेशन ही किया था। चलो ठीक है, मे बी यू हैव डन इट, बट मे बी बाकियों के लिए बता रहा हूँ मैं। Ariyant has asked, will there be classes during half yearly? No. During half yearly, what will happen is that you will have one half yearly exam, then 1 day break, then another half yearly exam of another subject, then another day break. और अगर बीच में सैटरडे संडे पड़ रहा है तो then probably 2 day break. That's what the scheme is. चलो I think देखिए ना, देव सेज कि आज तो सिर्फ चिट चैट का मन कर रहा है, प्लीज आज मत पढ़ाओ, समथिंग लाइक दैट। चलो एनीवे, आई वुड जस्ट डिस्कस वन मोर इशू एंड देन मूव ऑन। We actually थोड़ा सा ही बचा है मोमेंटम नशा का, so we can cover it in any case, and that is okay, let me take the name also, there is no harm in taking the name also, is that Ariyant ने मुझे एक मैसेज किए थे 2 दिन पहले किए थे शायद, या 3 दिन पहले, ठीक है ना, is that थोड़ा सा ना अभी एक चीज प्रॉब्लम हो रहा है। I mean, he has messaged it, does not mean that he is the only one who is having the problem. I am sure others also would slowly start feeling the pinch of that, and maybe you have already started feeling the pinch of that already. And that is forgetting things. Now, देखो, forgetfulness is something which is actually big positive. थोड़ा सोच के देखो, किसी एक दिन, मान लो 6 महीने, 5 साल, 7 साल पहले कुछ पिटाई हुआ था, या बहुत ज्यादा डांट पड़ा था, या काफी कुछ सुनाया गया था, ताने दिया गया था, let us say by somebody, maybe your mother, father, brother, sister, anybody, or maybe even sometimes unfortunately कई बार कुछ टीचर्स के साथ भी स्टूडेंट का फ्रिक्शन हो जाता है, तो मे बी किसी टीचर ने, मैं तो हमेशा थोड़ा सा कूल रहता हूँ, बट कई बार सब लोग उतना ही कूल नहीं हो पाते, तो मे बी कई बार हो जाता है। आई मीन, डोंट टेक इट अदरवाइज, कभी कभी हो जाता है तो टेक इट स्पोर्टिंगली ऑल्सो, बहुत ज्यादा उसको ना सीरियसली भी मत ले, ठीक है ना, लाइफ में थोड़ा सा फ्रिक्शंस कभी कभी हो जाता है। तो ऐसी चीज अब 7 साल पहले हुआ था, मान लो मम्मी से ही लड़ाई हो गया, तो क्या रोज सुबह उठ के मम्मी के चेहरा देखते ही क्या तुमको यही याद आता है कि देखो तुमने मुझे ना उस दिन बहुत डांटा था, मुझे याद है, मुझे सुबह ब्रेकफास्ट तक नहीं दिया था? ऐसे याद करते हो? नहीं याद करते हो ना? क्यों नहीं याद करते हो? क्यों? क्योंकि वो मेमोरी से फेड हो गया। देयरफॉर भूलना इज नॉट क्रिमिनल, नंबर 1, और भूलना कोई बहुत ज्यादा नेगेटिव भी नहीं है, बहुत ज्यादा नेगेटिव भी नहीं है। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नेगेटिव नहीं है। अब इलाज क्या है, तरीका क्या है? तरीका इज दैट थोड़ा सा पीछे का भी चीजें अब शेड्यूल के अंदर डाल दो। यानी व्हाट आई वुड सजेस्ट यू इज दैट अभी फिलहाल 1 hour पर डे, 1 hour पर डे, पता है क्या करो, एक सब्जेक्ट के लिए पार्क कर दो, वन सब्जेक्ट पर डे। मींस मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे कुड बी सम काइंड ऑफ मेकअप, अगर वो एक दिन छूट गया या कुछ ऐसे हो गया सीपीटी के चक्कर में, तो दैट इज समथिंग दैट यू कैन डू। इससे क्या होगा, वो जो 1 hour है उसको स्पेंड कैसे करोगे वो समझो, दैट्स मोर इंपॉर्टेंट, बिकॉज आई कैन इजीली से रिवाइज करो एंड देन क्लोज द स्टोरी। एक्चुअली रिवीजन हो नहीं पाता, मुझे पता है, क्योंकि रिवीजन थोड़ा बोरिंग है, प्लस क्या ना, प्रेशर नए चीजों का इतना ज्यादा होता है ना कि पुराने चीज पकड़ते हुए थोड़ा गिल्टी फीलिंग भी हो जाता है कि अरे बाप रे, मेरा इतना पेंडिंग वर्क है, मैं कुछ और करूंगा पीछे का तो मैं तो और पीछे हो जाऊंगा, जो पेंडिंग, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग चल रहा है, तो ऐसे गिल्टी फीलिंग आता है, या ऐसे नेगेटिव थॉट्स आता है। तो मैं तो कहता हूँ कि एक काम करो, ये नेगेटिव थॉट्स ना आए, थोड़ा डिटरमिन्ड तरीके से 1 घंटा पार कर लो, चाहे वो रात को 10 से 11 हो, सुबह के 5 से 6 हो, रात को 9 से 10 हो, 12 से 1 हो, जो भी सबके अपने अपने स्लीपिंग और स्टडी पैटर्न है, आई डोंट नो टू डिस्टर्ब दैट, बट 1 hour पार कर लो। बट उस पार्किंग में करोगे क्या, जरा वो ध्यान से सुनो। देखो, जनरली व्हाट आई सजेस्ट इज दैट एक तो HCB करो, दैट इज द फर्स्ट राउंड। ये बड़े आराम से करो, मतलब एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करके, अच्छे से सॉल्व करके, आंसर मिला के, डोंट लुक एट द वॉच और द क्लॉक। इसको करते हुए वॉच या क्लॉक मत देखो। लेकिन इसके बाद
जैसे मान लो सपोज किसी ने PM शर्मा कर, चलो ठीक है, अच्छी बात, नो इश्यू। तो व्हाट यू कैन पॉसिबली डू इज दैट, जब देखो HC1 में अराउंड 70 क्वेश्चंस एवरेज होता है, एवरेज बता रहा हूँ, चलो 60 लगा लो एवरेज, ठीक है। PM शर्मा में अराउंड 150 क्वेश्चंस या 120-30 क्वेश्चंस एवरेज होता है। सिर्फ उसका सिंगल चॉइस करो फर्स्ट राउंड, लेट्स से दिस इज द फर्स्ट राउंड, ठीक है। और इसके बाद जब मैं ये कह रहा हूं ना 1 आवर पार कर दो पर डे, इसमें टेस्ट मोड में, नाउ देयर इज अ डिफरेंस। टेस्ट मोड का मतलब क्या हुआ, अगर आधा घंटा 1 आवर है ना, तो मे बी लेट्स से 40-45 मिनट्स के टेस्ट दे, तो 40-45 मिनट्स का टेस्ट मतलब 45 मिनट्स में अराउंड 20 क्वेश्चन, तो 20 क्वेश्चंस 45 मिनट का एक टेस्ट दे, ये 1 घंटे का इंटरवल के अंदर, यानी मंडे फिजिक्स का टेस्ट, केमिस्ट्री का टेस्ट, ट्यूसडे वेडनेसडे मैथ्स का टेस्ट, या इसी तरीके कोई सीक्वेंस बना के फिर वापस थर्सडे फ्राइडे सैटरडे करके ये टेस्ट हो गया। और वो जो बचा हुआ या बाकी 15 मिनट है, 15-20 मिनट, उसमें क्या करो, उसको इवैल्यूएट कि क्यों क्वेश्चन गलत हो गया, एक क्वेश्चन छोड़ क्यों दिया, बिकॉज टेस्ट का मतलब ये नहीं कि तुम हर क्वेश्चन अटेम्प्ट कर, अगर कुछ ज्यादा ही लंबा क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा कठिन क्वेश्चन है, तो उसको टेम्पोररीली छोड़ दो, सो दैट कहने कि अगर मान लो तुमने अगर 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, तो मे बी लेट्स से 3 तुमने डेलिबरेटली छोड़ दिया, 2-3 गलत हो गया, 1-2 समझ में ही नहीं आया, है ना, इस तरीके से कुछ, तो लेट्स से अराउंड 15 सपोज या 14 करेक्ट है, लेट्स से आई एम गिविंग स्ट्रेट नंबर्स। वो जो 6 क्वेश्चंस है, वो फिर अपने तरीके से कल परसों जब भी उसके अगले दिन टाइम मिले, वो अपना जरूर सॉल्व कर लेना, या देख लेना, या सोल्यूशन देख लेना, या डिस्कस कर लेना, जैसे भी हो पाए। तो ये टेस्ट मोड में 1 आवर पर डे आप शुरू कर दो फॉर द पास्ट चैप्टर्स। इससे क्या होगा, कंटिन्यूअसली पीछे के चैप्टर्स के भी तुम्हारे रिवीजन होते रहेंगे, you will feel comfortable, you will not feel guilty, and you will not forget those things. क्योंकि अदरवाइज पता क्या होता है कि देखो, फॉर्मूला याद रखना अलग चीज होता है, लेकिन फॉर्मूला के साथ साथ उसकी जो टिप्स एंड ट्रिक्स होता है, या टेक्निक्स होता है, या छोटे छोटे चीजें होता है जो कि क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करता है, वो हम लोग भूलने लगते हैं, वो नहीं भूलना चाहिए। तो उसके लिए एक ही तरीका है कि टेस्ट मोड में नाउ यू माइट से प्रैक्टिस कर लेते हैं। देखो, प्रैक्टिस करने से क्या होता है, सिर्फ तुम ये चेक कर पाओगे तुम्हारा नॉलेज क्या है, लेकिन एग्जाम में तुम्हारे और भी चीजें स्किल हो रहा है, टेस्ट हो रहा है, और भी स्किल्स के टेस्ट हो रहा है। नंबर 1 टाइमिंग्स का टेस्ट, नंबर 2 आर यू गेटिंग स्टक अप इन एनी क्वेश्चन। कई बार इमोशनल अटैचमेंट हो जाता है, अरे वाह क्या बढ़िया क्वेश्चन है, चलो भाई लग गए, पूरा टाइम खराब कर दिया। अब एक और बच्चा, अरे बाप रे, ये तो बहुत टफ है, छोड़ो इसको रहने देते, फिर आगे कर लिया। अब पता चला वो हो सकता है कि लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग में थोड़ा लोअर है, लेकिन वो स्ट्रेटेजी बेटर है, तो पता चला दोनों का नंबर लगभग सेम है। अब ये तो इसलिए हुआ ना क्योंकि वो इमोशनल अटैचमेंट के साथ क्वेश्चन पे लग गया कि वाह बढ़िया क्वेश्चन है, कल चलो भाई कट, तो टाइम वेस्ट हो गया। तो देयरफॉर टाइम्ड तरीके से 20 क्वेश्चन 45 मिनट्स या 20 क्वेश्चन 40 मिनट्स का एक टारगेट लेके टेस्ट दे दो। टेस्ट किससे, कोई नए सोर्स से। मे बी अगर तुमने इसका सिंगल चॉइस कर रखे हो, तो मे बी इसके इंटीजर वाले से कर लो, कंप्रेंशन वाले से कर लो, या MCQ से कर लो, मतलब जो मल्टीपल वाले हैं, या कोई और बुक से कर लो, या आर्काइव से कर लो, है ना, या कोई थर्ड बुक से भी कर सकते हो। जैसे मान लो HCV हो गया, BM शर्मा हो गया, मे बी यू कैन नाउ सॉल्व समथिंग एल्स। आई मीन दैट आई एम नॉट डिफाइनिंग, इट्स अप टू यू, आई लीव इट टू यू, बट ये रिवीजन आप स्टार्ट कर दो सो दैट यू डोंट फॉरगेट। फिजिक्स और मैथ्स में थोड़ा सा देखना कम फॉरगेटफुलनेस होता है इन अ मंथ और 2। केमिस्ट्री सबसे जल्दी भूल जाओ, ध्यान रखना इसका। तो देखो केमिस्ट्री के लिए तो और ज्यादा जरूरी है ना, अब जरूरी तो सबके लिए है, इसलिए मैंने सीक्वेंस डाल दिया इस तरीके से। तो देयरफॉर जस्ट टू गेट rid of that problem कि हम भूलने लगते हैं, क्योंकि नया सीख रहे हैं, बहुत सारे नए चीजें, तो हम लोग पीछे के थोड़ा भूलने लगते हैं। उसको अरेस्ट करने के लिए दिस इज व्हाट आई सजेस्ट, इसको पार्क कर लो ये, लेकिन डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखना सबसे पहले यही बहाना होता है इसको डिस्टर्ब करने। अरे नहीं कल CPT है, आज तो पढ़ना है, तो चलो इसको छोड़ दो। अरे टेस्ट आ गया है, ओहो इतने सारे चैप्टर मेरा ड्यू है ना, रहने दो, इसको छोड़ देते हैं 2-4 दिन के लिए। तो इट बिकम्स अ कैजुअलिटी, वो नहीं होना चाहिए। इसको फर्स्ट कर लो, डिटरमाइन कि ये भाई 10 से 11 खड़ी में बिल्कुल प्रिंट कर दिया मैंने कि ये ही टाइम होगा रिवीजन का। ऐसे अगर करोगे, देखना पीछे का भी याद ही सिर्फ नहीं बल्कि और लेवल बढ़ जाएगा, और जो नए चीजें है वो तो धीरे धीरे करोगे। सो दैट्स द डिस्कशन ऑन व्हाट टू डू टू अरेस्ट व्हाट यू आर probably slightly forgetting, especially those things which you maybe learned from April, May and all, है ना, काफी दिन हो गया, हम लोग थोड़ा भूलने लगते हैं। इसलिए भूलना इज नॉट क्राइम, बट स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट
is the call of the day. Chalo. Now let's start discussion on okay, Dhruv has just mentioned regarding Aparna ma'am's message. See, people are already taking a lead. So you don't need a leader actually specifically. Harsh was suggesting that Yashu ko leader bana do. मैं कहूँ कोई leader बनने की जरूरत नहीं. I think you all are pretty proactive. So what I will just give you the thing that Dhruv has messaged, and that is कि वो CBSE का registration है, वो important है, तो इसलिए please contact Aparna ma'am immediately, maybe after the class, कि उसका क्या process है, कैसे क्या करना है, so that you can do the format. ठीक है? Okay. Dhruv Gupta says also कि मैम ने ग्रुप में डाल दिया, तो please check. ठीक है? चलो, let's start. अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे मोमेंट ऑफ इनर्शिया. हमने दो इंपॉर्टेंट थ्योरम पढ़ा है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम. पैरेलल एक्सिस थ्योरम हर जगह लग सकता है, लेकिन एक ही कंडीशन है कि वो सेंटर मास से पैरेलल शिफ्ट होना चाहिए. दैट्स पैरेलल एक्सिस थ्योरम. परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम के लिए रेस्ट्रिक्शन क्या है कि सिर्फ प्लेनर ऑब्जेक्ट यानी 2D ऑब्जेक्ट के लिए लग सकता है. जेड एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द बॉडी होना चाहिए. एक्स वाई एक्सिस should be on the plane of the body, and obviously XYZ should be mutually perpendicular. Those are the conditions. Okay. Now let's apply all these things in particular questions. First question. ये एक रॉड है, ठीक है, ये एक रॉड है और इसका जो लैम्डा है वो है kx². ठीक है, इसका लैम्डा है kx². and you have to find out the moment of inertia about this axis. Now you might see कौन सा axis है? नहीं, ये मिड पॉइंट है. ठीक है, it's a question. I mean, direct application of what we already read, nothing new. ठीक है, go ahead. गर्भ सेज की कितने रिवीजन आवर्स देने चाहिए एक चैप्टर को? देखो, ऐसे तो कोई रूल तो है नहीं, बट व्हाट आई वुड से इज दैट मे बी एटलीस्ट पुराने चैप्टर को रिवाइज करने के लिए 3-4 सेशंस तो चाहिए. मतलब जो 1-1 घंटे वाला मैंने बताया, एटलीस्ट 3-4 तो हो. तो मे बी एक हफ्ते में 2 हो गया, अगले हफ्ते में 2 हो गया, तो 2 हफ्ते में एक चैप्टर अच्छे से रिवाइज हो गया, फिर 3rd वीक में दूसरे चैप्टर का बारी आ जाता है. तो ये साइकिल्स में चलने चाहिए, साइकिल्स में चलने चाहिए. ठीक है. ओम सेज की उस तो सब याद रह जाता है, लेकिन काम की चीज याद नहीं रहता. Om, I will repeat your statement. This is a little interesting statement. What Om is saying is that, sir, वो सब याद रह जाता है, लेकिन काम का चीज याद नहीं रहता. चलो, this is an interesting statement. I will tell you what. मैंने अक्सर देखा है, खास करके ऑब्जेक्टिव पेपर के बाद, I have heard many people lamenting, not only students, many people, I'm saying, not students, कि अरे यार मेरा लक ही खराब है यार, मैंने ना 10 क्वेश्चन तुक्के लगाया और लगभग 10 के 10 ही गलत आ गए, मेरा लक ही खराब है. So the answer to that particular assertion or statement is that it's a wrong statement. पता है प्रॉब्लम क्या होता है? Probability says कि around 1/4 सही होगा और 3/4 गलत होगा. अब होता क्या है कि let us say somebody has attempted suppose 16 guess. ठीक है, suppose he has done 16 guess, मतलब guess कर दिया, तो approximately क्या होगा? Probability तो ये कहता है ना कि 4 राइट होगा, करेक्ट होगा और 12 गलत होगा. जनरली यही होता है. चलो एक आध ऊपर नीचे हो सकता है, मे बी हो सकता है 10 गलत हो गया, इधर 6 हो गया, ना दैट्स वेरी अनलाइकली. क्या हो सकता है कि 13 हो गया, इधर 3 हो गया. देखो 16 का 16 गलत तो बहुत 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 मुश्किल है या नहीं? अब प्रॉब्लम क्या होता है, जब इवैल्यूएशन करता है वो क्या करता है, इस 12 को देखता है और बोलता है देखा ये 12 क्वेश्चन मैंने गेस किया और सारे गलत हो गया, बहुत बैड लक है मेरा. और वो ये भूल जाता है कि ये भी तो गैस ही किया था, लेकिन जो गैस करेक्ट हो गए वो तो हम गिनते हैं क्रेडिट के अंदर कि उधर मैंने करेक्ट किया है, और वो जो गलत हुआ गैस हम कह देते कि वो मेरे बैड लक के कारण हुआ. ऐसे नहीं होता है. तो therefore if you are saying कि जो मेन चीजें वो भूल जाते हैं और बाकी याद रह जाता है, ऐसे नहीं है. ऐसे नहीं है. याद रहना इज ऑलवेज अ मिक्स ऑफ थिंग्स. ठीक है, जितना कनेक्टेड चीजें होता है वो ज्यादा याद रहता है, और जितना रोट लर्न चीजें होता है वो कम याद रहता है.
नाउ दैट इज द थ्योरी. इसके अलावा जो भी चीजें कह रहे हो, those are all personal biases that generally creep in. चलो let's start. अभी आंसर्स आने लगे हैं. ml square by 4. Dhruv has exactly said what I was saying. कि मैंने पिछले बार 10 गैस की और 10 के 10 गलत हो गया. जी नहीं, तुमने गैस एक दो और में भी किया होगा जो कि करेक्ट हो गया, जिनको गिनती नहीं करनी. चलो anyway let's start. इस केस में एक आंसर आ गया देहम के, that is ml square by 24. there is no other answer till now. 24 नहीं है. अच्छा सॉरी, ml square by 4. हाँ सॉरी. ठीक है ठीक. लैम्डा बेटे, लैम्डा के बारे में पूछ रहे हो? लैम्डा, सिग्मा, रो सब भूल गए? लैम्डा इज लीनियर मास डेंसिटी. चलो लेट्स स्टार्ट. अगर मैं इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालूंगा, ठीक है, अगर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैं निकालूंगा तो क्या आएगा? मतलब इस एक्सिस के अबाउट, ठीक है. तो मैं इस एक्सिस के अबाउट क्यों निकालें? पूछा तो इसके अबाउट है ना. तो देखो दो तरीका है. एक तरीका ये है कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो, और ये थोड़ा लंबा मेथड है लेकिन इसका भी एक यूटिलिटी है, मैं बाद में बताता हूँ. और एक सेंटर मास के क्या बोलते हैं, सेंटर मास का पोजीशन निकाल लो. तो सेंटर मास के अबाउट आईसीएम प्लस शिफ्ट वाला स्क्वायर, एम इंटू शिफ्ट वाला स्क्वायर इज इक्वल टू ये वाला होगा. तो उससे क्या होगा ना, आईसीएम निकल गया. अब ऐसा तो इस क्वेश्चन में आईसीएम निकालना कोई मस्ट नहीं, इट्स नॉट अ मस्ट. वी हैव अदर मेथड्स आल्सो. But the thing is that if you do that, there is one advantage that if there are let's say multiple questions, कि इसका भी मोमेंट होना चाहिए निकालो, इसका भी निकालो, उसका भी निकालो, ऐसे दो तीन क्वेश्चंस अगर है तो in that case आईसीएम निकालने का फायदा. अदरवाइज तो देखो आईसीएम निकालना इतना कोई मैंडेटरी, ठीक है ना. We can avoid that also. That's up to you. ठीक है. चलो तो लाइक मैं इसका पहले आई निकालता हूँ तो क्या आएगा. मैं अगर मान लो x डिस्टेंस दूर dx लेता हूँ, in that case क्या होगा, kx square dx is dm into r square यानी x square का 0 to l. तो ये हो गया I about let's call it as O. तो I about O तो आ गया. तो x square x4 है, तो हो गया kx4 यानी kx 5 by 5 यानी kl 5 by 5 हो गया. अब निकालते हैं सेंटर ऑफ मास. तो सेंटर ऑफ मास का लोकेशन क्या होगा, है ना, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x dm यानी kx स्क्वायर dx वही 0 to l अपॉन इंटीग्रेशन dm. इस बार मास दिया नहीं इसलिए भी इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, यानी kx स्क्वायर dx. वैसे तो अगर याद होगा इसका हमने डिराइव किया था जनरल, एंड दैट इज n+1 by n+2 into l. हमने इसका जनरलाइज किया था, बट चलो कोई बात नहीं, जस्ट फॉर अ मोमेंट डिराइव कर ही लेते हैं. x स्क्वायर और x क्यूब x4 by 4 तो by 4 आ गया, इसका x क्यूब by 3 तो 3 आएगा, यानी क्या होगा 3 by 4l. इससे क्या होगा ना, आईसीएम आ जाएगा. तो आईसीएम क्या है ना, आईसीएम प्लस m. m बोलते क्या है ना, m लिख लेता हूं इसको फिलहाल, है ना, इनटू कहां पे है ना 3 by 4 है. तो 3 by 4l का होल स्क्वायर इज इक्वल टू kl 5 by 5. ठीक है. अच्छा, इसी बहाने मैं अब एक नया कंसेप्ट इंट्रोड्यूस कर रहा हूं. आई एम जस्ट होल्डिंग द क्वेश्चन फॉर अ मोमेंट. आई एम इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू कंसेप्ट एंड दैट इज कॉल्ड एज रेडियस ऑफ gyration. Now you might say what is this? Now radius of gyration का मतलब क्या होता है? Now radius of gyration का मतलब ये होता है कि सपोज एक डिस्ट्रीब्यूटेड मास वाला बॉडी और उसके कोई एक एक्सिस पे, कोई एक एक्सिस बोला, सेंटर ऑफ मास नहीं बोला, कोई एक एक्सिस पे कुछ एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया. तो लेट अस से दैट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज I. यानी कोई डिस्ट्रीब्यूटेड बॉडी है और मैं जानबूझ के थोड़ा साइड में ले, मान लो ये सेंटर ऑफ मास है. मतलब मेरे कहने का मतलब है कि सेंटर ऑफ मास एक्सिस जरूरी नहीं है इस पर्टिकुलर कंसेप्ट के लिए. ठीक है. अच्छा, अब क्या है कि इस एक्सिस के अबाउट जो भी ए एक्सिस है मान लो, तो आई ए सपोज नोन है, व्हाटएवर इट इज, और इसका जो टोटल मास है वो है सपोज m. ठीक है. सपोज मैं कहता हूं कि मैं अगर इसी मास के बराबर यानी टोटल मास के बराबर एक सिंगल पार्टिकल लेता हूं या एक रिंग लेता हूं और इसको एक्सिस बनाता हूं,
तो वो सिंगल पार्टिकल या रिंग का रेडियस क्या होना चाहिए सो दैट उस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया या उस पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया उतना ही हो जितना कि इस एक्सिस के अबाउट इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो क्या करेंगे ना, हम लिखेंगे एज व्हाट, IA इज इक्वल टू m इनटू सम रेडियस। तो जनरली उसको k बोला जाता है, यानी k क्या हो गया फिर, अंडर रूट ऑफ I अबाउट द एक्सिस अपॉन m। बोलते क्या है इसको, रेडियस ऑफ गायरेशन। यानी इसको दोबारा बता रहा हूं, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट एक बॉडी है, एक पर्टिकुलर एक्सिस है, और उस एक्सिस के अबाउट कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी बनेगा। सपोज मैं उतना ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यानी देखो वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट कांसेप्ट हमने डेवलप किया ना, तो उसी के तरह ही है। तो फिर से सुनो, एक बॉडी है, एक एक्सिस है, और उस एक्सिस के अबाउट कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। चलो हो गया। सपोज मैं इस पूरे पॉइंट इस पूरे मास के बराबर का एक पॉइंट मास लेता हूं। इन दैट केस उस एक्सिस से उस पॉइंट मास को अगर मैं अलग अलग डिस्टेंस पे रखूंगा तो अलग अलग मोमेंट ऑफ इनर्शिया बनेगा। तो क्या डिस्टेंस पे वो पॉइंट मास रखना चाहिए जो कि टोटल मास के बराबर हो, और क्या डिस्टेंस पे रखना चाहिए सो दैट उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया उस पॉइंट मास का या एक रिंग का उतना ही हो जितना कि उस पूरे डिस्ट्रीब्यूटेड बॉडी का। तो दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड एज रेडियस ऑफ गायरेशन, और उसका सिंबल है k, यानी mk स्क्वायर इज इक्वल टू IA, k इज इक्वल टू IA बाय। ठीक है, तो मैं इस पे एक क्वेश्चन और ऐड कर रहा हूं, एंड दैट इज आल्सो फाइंड रेडियस ऑफ गायरेशन। ठीक है, रेडियस ऑफ गायरेशन, दिस इज व्हाट आई वांट टू फाइंड आउट। यानी वही k है। अब रोग लिख लो तो सुनने में अच्छा नहीं लग रहा, इसलिए मैं लिख देता हूं k। तो ऐसे में क्या करना पड़ेगा ना, हमें मास भी निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो ICM ये भी एक वो है। तो मास कैसा आएगा, मास तो इजी है, इंटीग्रेशन kx स्क्वायर dx 0 to L, यानी KL क्यूब बाय 3। इसका जरूरत इसलिए है क्योंकि अगर रेडियस ऑफ गायरेशन निकालना है तो ये चाहिए होगा। ठीक है, चलो कैसे, रेडियस ऑफ गायरेशन k अबाउट सेंटर ऑफ मास, ये भी एक एडिशनल क्वेश्चन है लेट्स से। तो कैसे करेंगे, ICM प्लस m इंटू 3/4L, क्यों, क्योंकि 3/4L इज द सेंटर ऑफ मास। तो अगर मान लो ये सेंटर ऑफ मास है, सपोज ये सेंटर ऑफ मास, तो ICM प्लस m इंटू 3L/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू I अबाउट O, यानी जो हम कैलकुलेट कर चुके हैं KL 5/5। अब मैं काम करता हूं, KL 5/5 को अब m के टर्म्स में लिखो, तो क्या आ जाएगा, KL क्यूब बाय 3 ये वाला इंटू L स्क्वायर इंटू 3L स्क्वायर बाय 5। ठीक है, तो क्या बन गया ये बन गया 3/5 mL स्क्वायर। ये क्या है ना, I अबाउट O। ठीक है, तो जो KL5 लिखा है मैंने, अब मैं इसको लिख दूंगा 3/5 mL स्क्वायर। तो इससे क्या होगा ना, ICM आता है। ICM क्या है ना, 3/5 mL स्क्वायर माइनस ये 9/16 है, तो 9/16 mL स्क्वायर। देखो अच्छे से, तो कितना आ गया 80, तो 5 से 16 से 48 माइनस 16 से 5 से 45, यानी 3/80, यानी ICM आ गया 3/80 mL स्क्वायर। देख लो, so ICM becomes equal to what ना, 3/80 m into L स्क्वायर। ठीक है ना, देम से इसकी मैंने कुछ गलती कर दी, चलो कोई बात नहीं, वो तो दैट्स ओके। तो मैंने पूरा प्रोसेस कर दिया। तो मैंने क्या क्या निकाला, देखो मैंने पहले I अबाउट एक्सिस O निकाला, फिर मैंने मास भी निकाला इंटीग्रेट करके, तो मैंने I अबाउट O को मास के टर्म्स में लिखा, फिर पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा के सेंटर ऑफ मास का निकाला ICM। अब जाके जो है तुम उसका रेडियस ऑफ गायरेशन निकाल सकते। कैसे, चलो नहीं यहाँ पे लिख लेता हूँ, चलो ठीक है इस क्वेश्चन। तो रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होगा, ICM है ना, रेडियस ऑफ गायरेशन अबाउट सेंटर ऑफ मास, तो क्या हो जाएगा ना, ICM
which is 3/80 ml square. ना मेरा ना कैलकुलेशन चेक कर लेना एक बार थोड़ा सा. 3/80 ml square upon m. m बोलते क्या है? KL cube by 3. तो KL cube by 3. अभी एक प्रॉब्लम इसमें और भी है, and that is हमने K दो जगह यूज किया है ना. तो एक काम करता हूँ, इसको ना हमें कैपिटल R लिखना. फाइंड रेडियस ऑफ गायरेशन. ऐसी ये नहीं तो ये वाला K और ये वाला K कंफ्यूज करेगा. ठीक है ना, इसलिए स्पेसिफाई लिख देता हूँ. K रेडियस ऑफ गायरेशन इज इक्वल टू दिस KL क्यूब बाय 3. अच्छा नहीं, अब तो हम तो m के टर्म्स में निकाल लिया, अब तो जरूरत नहीं. सॉरी, यानी m आ गया, यानी अंडर रूट ऑफ L इंटू अंडर रूट ऑफ 3/8. ये होगा रेडियस ऑफ गायरेशन. अब हमें और एक चीज निकालना था, वो क्या है ना, सेंटर ऑफ द रॉड के थ्रू आईसी मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया. तो अब देखो सेंटर ऑफ मास कहां पे है? 3/4L. तो ये L/2 है, सेंटर ऑफ मास 3/4L है. तो ये डिस्टेंस कितना हो गया ना, L/4. तो अगर मास के टर्म्स में निकालोगे, अब तो जगह बिल्कुल नहीं है तो मैं यहीं पे लिख देता हूं. अगर मास के टर्म्स में आंसर चाहिए, अगर मान लो मास के टर्म्स में आंसर चाहिए, इन दैट केस क्या करोगे ना, I about let's call it as what, M, middle point. तो I about mid point क्या होगा ना, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ICM आ चुका है 3/80 ml square. 3/80 प्लस कितना शिफ्ट किया मैंने, L/4. 3/4L माइनस हाफ L मतलब L/2, तो 1/4L. तो प्लस M इंटू 1/4L का होल स्क्वायर. देख लो अच्छे से, इज इक्वल टू, बस अब तो कुछ नहीं है, ml स्क्वायर 3/80 प्लस 1/16 which is 5/28/80 यानी 1/10 यानी ml स्क्वायर बाय 10. आई बोल. और अगर रेडियस ऑफ गायरेशन चाहिए अबाउट m, है ना, तो रेडियस ऑफ गायरेशन अबाउट m तो क्या हो जाएगा ना, L/, ये हो गया K रेडियस ऑफ गायरेशन अबाउट सेंटर ऑफ मास. ये आ गया L इंटू अंडर रूट ऑफ 3/80 और ये वाला हो गया L/, अंडर रूट ऑफ 10. ठीक है, अब सब कुछ कंप्लीट हो गया. देह में लास्ट की ये रेडियस ऑफ गायरेशन का यूज. अच्छा, ऋषभ जन ने एक आंसर दिया 11/240 KL5. 11/240 KL5. एक बार चेक कर लो बेटे. 11 तो नहीं आ रहा है वैसे. ऋषभ एक बार चेक कर लो, ठीक है ना. अच्छा, इन द मीनवाइल देह में लास्ट की वो रेडियस ऑफ गायरेशन यूज क्या है. आई मीन देखो रेडियस ऑफ गायरेशन यूज कैसे बताएं, मतलब देखो इट्स समथिंग लाइक दिस दैट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग एक्सिस का अलग अलग है. ठीक है, बट अगर मैं बोलूंगा ना कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया इतना है, मतलब 80 है, तो मैं सोच नहीं पाऊंगा, समझ नहीं पाऊंगा कि मतलब व्हाट डू यू मीन बाय दैट. ठीक है ना. और अगर मैं कहता हूं कि मोमेंट ऑफ सॉरी रेडियस ऑफ गायरेशन L/4 है और रेडियस ऑफ गायरेशन L/ या L है, देखो एक L/4 है और एक L है, तो मुझे आइडिया लगेगा कि जो L/4 है ना, इसका मतलब ये कि उसके जो मासेस है वो एक्सिस के ज्यादा करीब है. L/4 है ना, तो रेडियस ऑफ गायरेशन क्या है, L/4 यानी कम है. और एक का मान लो L है, यानी मास एक्सिस से थोड़ा ज्यादा दूर फैला हुआ. अगर मैं बोलूंगा एक का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 80 है और एक का सपोज 100 है, तो उससे उतना आइडिया नहीं लग पा रहा कि मास डिस्ट्रीब्यूटेड कैसे है. यू माइट से क्यों, जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 100 है, इसका मतलब उसका मास ज्यादा दूर तक फैला हुआ है. ये मास थोड़ी है. हो सकता है उसका मास 5 टाइम्स है. हो सकता है कि जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 80 है और जो दूसरा वाला जिसका मास 5 टाइम्स है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 100 है, यानी 5 टाइम्स तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं है ना. क्यों नहीं है, क्योंकि जो 5 टाइम्स वाला मास है वो थोड़ा सा एक्सिस के करीब है, इसलिए उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया उतना ज्यादा नहीं हुआ जितने कि हम उम्मीद कर रहे थे ये सुन के कि मास 5 टाइम्स है, लेकिन मोमेंट ऑफ इनर्शिया 5 टाइम्स नहीं हुआ. इसका एक्सप्लेनेशन क्या है, इसका मतलब उसका मास एक्सिस के करीब है, ये 5 टाइम्स वाले का, तभी उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया थोड़ा ज्यादा है,
लेकिन बहुत ज्यादा नहीं है, समझ ना। और दूसरे का मतलब सॉरी पहले का जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 80 है, उसका मास 1/5 होते हुए भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑलमोस्ट दूसरे के बराबर, यानी उसके मास एक्सिस से दूर फैला हुआ। तो रेडियस ऑफ गायरेशन के अगर प्रिसाइज वो पूछोगे कि क्या वो है मतलब मीनिंग है या सिग्निफिकेंस है, तो इट गिव्स अस एन आइडिया as to how is the mass spread, is it close to the axis or wide away from the axis. एवरेज में क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटेड मास है, तो एवरेज में एक्सिस से दूर दूर है या एक्सिस से पास पास है, वो रेडियस ऑफ गायरेशन बताएगा। रेडियस ऑफ गायरेशन ज्यादा का मतलब मास एक्सिस से थोड़ा सा दूर दूर फैला हुआ। दैट्स द कंक्लूजन, ठीक है ना। चलो कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ था इज व्हाट ऋषभ जैन सेज, चलो ठीक है। एनीवे नाउ आई थिंक वी हैव मैनेज्ड टू पिन डाउन एवरीथिंग, है ना। तो आईसीएम भी आ गया, रेडियस ऑफ गायरेशन अबाउट दिस एक्सिस भी आ गया, और रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास भी आ गया, है ना। मिडिल पॉइंट का रेडियस ऑफ गायरेशन भी आ गया, और सेंटर ऑफ मास का भी रेडियस ऑफ गायरेशन आ गया, हाँ ये वाला। तो वी हैव नाउ हैड अ कंप्लीट एनालिसिस ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। चलो हाउएवर अगर मान लो क्वेश्चन है सिर्फ इस एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो, सिर्फ उतना ही, और मान लो यू नो के और एल के टर्म्स में देना, मतलब ये के और एल वगैरह इसके टर्म्स में देना, इन दैट केस वी कैन डू समथिंग एल्स आल्सो, एंड दैट इज कि मैं ओरिजिन शिफ्ट कर देता हूं, ठीक है ना। अगर मान लो सिर्फ मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है और वो भी के और एल के टर्म्स में, कोई मास वास रेडियस ऑफ गायरेशन वगैरह कुछ नहीं करना, सपोज इन दैट केस हम ओरिजिन शिफ्ट कर सकते हैं। तो अगर मैं ओरिजिन को यहां शिफ्ट कर देता हूं, है ना, तो इन दैट केस या एक काम करो, ओरिजिन को भी शिफ्ट करने की जरूरत नहीं है। अगर मान लो यहाँ पे है, तो अगर मान लो ये x ले रहा हूं, तो इन दैट केस क्या होगा, ये L/2 माइनस x, है ना, उस एक्सिस से डिस्टेंस, यानी क्या हो जाएगा dm तो हो गया kx² dx इंटू r², तो r² की जगह क्या लिख देंगे L/2 माइनस x का होल स्क्वायर, बस उसका इंटीग्रेशन, ठीक है ना। यानी मैंने बेसिकली यहां से किया, तो x वही लिया, ऐसा नहीं कि x नहीं वो लिया, बस ये कि इसको एक्सिस बना के यहां से डिस्टेंस ले लिया, उसके बाद तो 0 to L कोई दिक्कत नहीं, कवर एवरीथिंग। तो इससे भी आंसर आ जाएगा, ठीक है। बट ये कि इससे मास के टर्म्स में नहीं आएगा, तो वो तो कोई बात नहीं, वो तो बाद में भी कर सकते हो मास के टर्म्स में KL3/3। तो दिस इज आल्सो एन अल्टरनेटिव, तो दिस इज एन अल्टरनेटिव, देख लो। Are you getting this alternative? Now Aryan Jain has asked कि won't the limits be 0 to L/2? Actually पता क्या है ना, कि हमने x यहाँ से लिया, x एक्चुअली हमने यहाँ से कैलकुलेट किया और डिस्टेंस वहां से कैलकुलेट किया, तो x अभी भी ओरिजिन से ही हो रहा है, यानी पहला एलिमेंट जब लेंगे ना, ये वाला पहला एलिमेंट, तो x = 0 है, ना कि -L/2। एक्चुअली लेट्स अंडरस्टैंड, क्योंकि ये ना कई बार हमें कंफ्यूज करता है, थोड़ा सा एक बार सुन लो सब लोग। एंड दैट इज आर्यन इज आस्किंग कि इसका लिमिट्स 0 से L/2 तक नहीं लेना चाहिए क्या? अच्छा वो तुमने 0 to L/2 बोला, तो चलो वो तो एक अलग मिस्टेक हो गया, मैं सोचा था शायद तुम बोल रहे हो -L/2 से +L/2। तो देखो इस बार लिमिट्स क्या नहीं होगा वो भी सुनो, वो भी इंपॉर्टेंट है। इस बार लिमिट्स -L/2 से +L/2 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमने ओरिजिन इसको नहीं लिया, हमने ओरिजिन इसी को लिया, हमने कैलकुलेशन यहां से किया बट ओरिजिन इसी को लिया, तो लिमिट्स तो वेरिएबल का होता है x का, इसका लिमिट्स होगा x का, तो x हमने यहीं से लिया, 0 से ही लिया ये वाला, लेकिन हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो फॉर्मूला है वो हमने इसको एक्सिस लेके किया, इसलिए अगर हमने x डिस्टेंस दूर एक पार्टिकल लिया ऑफ थिकनेस dx, तो उसका मास कितना हो गया kx² dx अकॉर्डिंग टू दिस। चलो वो तो ठीक है, ठीक है, इनटू x², तो x² क्या होता है, डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस का स्क्वायर, तो डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस क्या होगा, ये x है और ये L/2 है, ये x है, ये L/2 है, तो एक्सिस से डिस्टेंस क्या होगा L/2 माइनस x, तो ये चीज है। और अब हम पार्टिकल्स कहां से लेंगे, यहां से लेंगे, फिर इधर 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 करते करते लास्ट वाला पार्टिकल ये होगा, तो फर्स्ट पार्टिकल x = 0 और लास्ट पार्टिकल x = L। यानी क्या क्या नहीं होगा वो सुनो, इसमें मिस्टेक पता है क्या क्या होता है, -L/2 से +L/2 वो भी गलत होगा, और जो तुम कह रहे हो यानी 0 to L/2 वो भी गलत हो जाएगा।
0 to L/2 में तो यानी तुमने सिर्फ इतनी पार्ट की इंटीग्रेशन किया, बाकी तो अदर और छोड़ी थी, वो भी गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो प्लीज अंडरस्टैंड द सर हम उस nuance। एक्सिस से भी ले सकते हैं किससे? सर, जिसका निकालना था। नहीं समझे नहीं, मैं कह रहा हूं कि अगर मान लो आंसर एम वगैरह, कोई रेडियस ऑफ गायरेशन वगैरह, मास वास कुछ नहीं पूछा गया, सिर्फ पूछा गया के और एल के टर्म्स में मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द मिड पॉइंट, तो इन दैट केस जो मैंने इतना लंबा प्रोसेस किया, इन सब का कोई जरूरत नहीं। मैंने तो पूरा कंप्रिहेंसिव क्वेश्चन सॉल्व किया ना, कि कॉर्नर के अबाउट क्या है, सेंटर को मास के अबाउट क्या है, रेडियस ऑफ गायरेशन क्या है, फिर दूसरे वाले एक्सिस का रेडियस, तो मैंने इसको एक कंप्रिहेंसिव क्वेश्चन बना के सॉल्व किया सारे पहले। बट अगर मान लो क्वेश्चन इतना ही पूछ रहा है कि बस मिड पॉइंट के अबाउट उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो, और वो भी इन टर्म्स ऑफ के और एल, कुछ मास वास कुछ नहीं, रेडियस ऑफ गायरेशन कुछ नहीं, तो फिर क्यों इतना झंझट पाले? फिर तो हमने सीधा निकालना है आंसर। ये देखो, ये इंटीग्रेशन है, इसको सॉल्व करो, लिमिट्स लगाओ, गेट द आंसर, है या नहीं? सो आई थिंक दैट वुड बी मोर बेटर। हमें ये आ गया समझ में? एनीबॉडी हैविंग ए प्रॉब्लम विद दिस? Yes, चाहे वो sir. लिमिट्स में हो चाहे कुछ भी हो, देखना अच्छे से। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन हम लोग आज करेंगे। हमने सेंटर मास के टाइम कटा हुआ डिस्क का मोमेंट, सेंटर मास निकाला। आज हम कटा हुआ डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, ठीक है ना। तो एक काम करते हैं, सपोज मैंने क्या किया, एक डिस्क लिया, डिस्क का ओरिजिनल मास m है, ओरिजिनल मतलब पूरा डिस्क, ठीक है, ये ओरिजिनल मास है, ध्यान रखना। फिर मैं क्या करता हूं, इसको कट कर दूं, यानी बचा क्या फिर, अब ये बचा, अब ये बचा, ठीक है। सेंटर से पास हो रहा है और एकदम बिल्कुल टच कर रहे हैं। तो फाइंड आउट द आई आफ्टर कटिंग अबाउट O, फाइंड आउट I about O, go ahead। Find out the I about O, that's the question। याद रखना M is before cutting, M after cutting अगर हो तो क्या करेंगे वो भी डिस्कस कर लेंगे, बट अभी फिलहाल तो बिफोर कटिंग, ठीक है। So I'm just giving a half a minute or a minute to solve quickly and then we'll discuss। देहम यू आस्क दिस क्वेश्चन कि आरओजी यानी रेडियस ऑफ गायरेशन का सिग्निफिकेंस क्या है, तो मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश किया है। आई होप यू हैव गॉट द पॉइंट कि क्या मैं कन्वे करना चाह रहा हूं। यस सर। ठीक, तो as there are no answers till now, I think let's start। ओके, एक आंसर आ चुका है, जसराज ने दिए हैं। चलो, only one answer from Jasraj। Let me start discussing, ठीक है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल इस अगर ये पूरा डिस्क मौजूद होता तो क्या होता, m²/2 डिस्क का तो हमने कर रखा है, m²/2, सो नथिंग अनयूजुअल। हमें उसमें से इस वाले का कंट्रीब्यूशन को माइनस करना, ठीक है। तो माइनस
कंट्रीब्यूशन ऑफ दिस डिस्क। अब सवाल है कि इस डिस्क का कंट्रीब्यूशन होगा, है ना? तो ये भी तो डिस्क ही है। तो अगर इस डिस्क के इस पॉइंट के अबाउट अगर मान लो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना होता तो क्या होता? m डैश r डैश स्क्वायर बाय 2। तो m डैश क्या होगा? m बाय 4। r डैश क्या होगा? r बाय 2। पर अभी रुको, मुझे क्या माइनस करना है? मुझे इस डिस्क का इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कंट्रीब्यूशन माइनस करना, इस डिस्क का इस पॉइंट के अबाउट उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कंट्रीब्यूशन माइनस करना। तो ये जो मैंने लिखा है ये है उस कटे हुए डिस्क का अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, लेकिन मुझे तो इस एक्सिस के अबाउट चाहिए, यानी एक पैरेलल शिफ्ट वाला भी करना पड़ेगा। therefore it will be प्लस क्या ना क्या बोलते हैं m डैश which is m by 4 और शिफ्ट कितना नहीं आ रहा है तो r by 2। बस ये आ गया। कुछ आंसर्स आए दे, हमने भी आंसर दे दिए 4 by 29 and Jasraj has given 13 by 32. So these are the two answers that I've got till now. Let's see. Like इसका आंसर आप फाइनली क्या आ गया? फिर mr स्क्वायर कॉमन ले लेता हूं, ये हाफ हो गया माइनस, अब ये क्या आएगा? 16 to the 32 है ना, 16 32 प्लस ये हो गया 16 22 by 32 है ना, इज इक्वल टू mr स्क्वायर इंटू अब ये हो गया 3 by 32 यानी 16 minus 3 by 32 यानी 13 by 32 mr स्क्वायर। ठीक है, अब एक बार चेक कर लो। तो ध्यान से सुनना, मैं कर क्या रहा हूं, मैं पूरे डिस्क में से उस कटे हुए डिस्क का इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया के कंट्रीब्यूशन को माइनस कर रहा हूं। तो पूरा डिस्क अगर होता तो उसका मास m था तो mr स्क्वायर बाय 2 होता, माइनस इस कटे हुए डिस्क का इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, यानी पहली बात तो सेंटर मास के अबाउट, फिर उसका शिफ्टिंग भी, तो सेंटर मास के अबाउट नहीं निकालना पड़ेगा, शिफ्टिंग भी। तो ये सेंटर मास वाला पार्ट का कंट्रीब्यूशन कटा हुआ डिस्क का, और ये हो गया शिफ्टिंग का कंट्रीब्यूशन कटा हुआ डिस्क, इसलिए m by 4 r by 2 का होल स्क्वायर, देखो mr स्क्वायर बाय 2 और ये हो गया m into x स्क्वायर, x बोलते हैं शिफ्ट which in this case is r by 2। I think now we are okay। इसको करके फाइनल आंसर कितना आ गया ना, थोड़ा सॉल्व करके 13 by 32 mr स्क्वायर। So therefore one thing has come up is that interestingly is that कि उस दिन क्या, कल ही की तो बात है, कल भी एक आंसर आया था 13 by 16 काइंड ऑफ, आई थिंक समथिंग इधर, हाँ 13 by 16 आया था। तो उस समय 13 प्रूव टू बी अनलकी, कईयों का आंसर 13 आए थे और 13 प्रूव टू बी अनलकी। मैं बोल ही रहा था कि देखो 13 अनलकी है, देख लो कहीं गलत ना हो जाए, तो 13 प्रूव टू बी अनलकी, बट आई थिंक नाउ इट हैज बिकम इवन स्टीवंस एंड 13 इज लकी हियर। ठीक है ना, तो लाइक 13 कैन बी राइट आल्सो, नॉट दैट 13 हैज टू बी रॉन्ग। आई होप nobody was drawing any wrong conclusions from my little bit of leg pulling। Deham has asked is that center mass से नहीं करेंगे, देखो center mass से भी कर सकते। Okay, Som has asked कि ये m by 4 आपने कैसे ले लिया? m by 4 सिंपल, बड़े वाले का रेडियस r, छोटे वाले का r by 2। तो इस बार तो डिस्क बोला था, यानी मास विल बी प्रोपोर्शनल टू द एरिया, तो बड़े का एरिया पाई r स्क्वायर, छोटे का पाई इंटू r by 2 का होल स्क्वायर, which is what 1/4 of the bigger one। तो 1/4 एरिया होगा तो 1/4 मास भी होगा। That's the answer to Som's question। They has asked कि सेंटर मास से नहीं करेंगे ना, देखो मैं मना नहीं कर रहा हूँ, सेंटर मास से भी कर सकते,